हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं चंदन कुमार झा, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक्स नवोदयन, HOD कॉमर्स, क्वालिटी कोचिंग वाराणसी, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो हमारा वीडियो है ये मेनली BHU एंट्रेंस बीकॉम का ओरिजिनल टेस्ट पेपर डिस्कशन है 2019 का। और आज से ऑलमोस्ट डेली हम वीडियो अपलोड करेंगे सेक्शन वाइज, जैसे अकाउंट, इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बनारस की अगर सबसे बेस्ट कोचिंग कोई बीकॉम एंट्रेंस के लिए है तो वो है क्वालिटी कोचिंग, जो हर साल सर्वाधिक रिजल्ट दे रही है और अधिक से अधिक बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में हेल्प कर रही है। क्वालिटी कोचिंग में हर साल अधिक से अधिक बच्चे इनरोल्ड होते हैं और BHU में एडमिशन लेते हैं और क्वालिटी कोचिंग के सपोर्ट, गाइडेंस, मार्गदर्शन की वजह से वो BHU का टैग उन्हें मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं BHU टैग लेना तो क्वालिटी कोचिंग में ज़रूर इनरोल होइएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर है हमारा, ये बीकॉम एंट्रेंस का 2019 का ओरिजिनल टेस्ट पेपर है। सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि BHU में बीकॉम एंट्रेंस में कुल 11 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपका सेक्शन है अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंप्यूटर बेसिक एंड करंट इकोनॉमिक अफेयर्स। कुल 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकॉम एंट्रेंस में, जिसमें से 9 सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट, टोटल 135 क्वेश्चन हुआ। और कंप्यूटर से 6 क्वेश्चन, करंट इकोनॉमिक अफेयर से 9 क्वेश्चन, तो ओवरऑल टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से आज का जो हमारा डिस्कशन है ये अकाउंटेंसी पे है। तो बच्चे, आज हम लोग अकाउंटेंसी के पेपर को डिस्कस करेंगे, अकाउंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे ओवरऑल पेपर में से। तो स्टूडेंट्स, BHU बीकॉम एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2019 का सेट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसमें से अकाउंट के सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट में हम बता चुके हैं आपको कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकाउंट का जो सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक है। तो सबसे पहले अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 61 हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं, ध्यान से देखिए। अ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑफ एसेट्स बीइंग एंटर्ड इन द सेल्स बुक, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, एसेट्स सेल किए और उसे हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? मैं ऑप्शन रीड करता हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ अकाउंटिंग और कंपनसेटिंग एरर। तो सबसे पहले हमने फिक्स्ड एसेट सेल किया और उसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए, तो ये तो गलती है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सेल्स बुक रिकॉर्ड करता है ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। एसेट्स अगर हम कैश में सेल करते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट्स अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसका हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल प्रॉपर। तो देखते हैं ये मिस्टेक जो हुआ है किस तरह का मिस्टेक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं था इसलिए ये मिस्टेक हुआ है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर देते हैं
दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हाँ, यहाँ पे हमने एसेट सेल किया तो ये कैपिटल रिसिप्ट था और हमने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, कैपिटल रिसिप्ट को रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नॉलेज के अभाव में जो मिस्टेक होता है वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये हमें लग रहा है अभी, फिर भी हम बाकी को ही पढ़ते देखते हैं बाकी क्या कहता है। एरर ऑफ ओमिशन नहीं, ओमिशन का मतलब होता है जब ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे वो कहलाएगा एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है तो ये एरर ऑफ ओमिशन होगा ही नहीं। हम इस आंसर को छांट दिए, एलिमिनेट कर दिए। एरर ऑफ अकाउंटिंग, एरर ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो इसे हम क्लरिकल एरर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम रिकॉर्ड तो करते हैं बट गलत अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिए। कंपनसेटिंग एरर नहीं, कंपनसेटिंग भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए हैं। तो बच्चे राइट आंसर विल बी द एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब कोई ट्रांजैक्शन हमें एसेट सेल्स करने से रिगार्डिंग है तो उसे हमें या तो कैश में अगर हम सेल किए होंगे तो या तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था, और अगर हम क्रेडिट पे सेल किए तो उसका जर्नल एंट्री करना चाहिए था एसेट जब सेल किए, बट हमने उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ द 3। अब सबसे पहले बच्चे ये सस्पेंस अकाउंट आप कब पहली बार सुने थे? जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो आपने पढ़ा था कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। लेजर के प्रिपरेशन के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जनरली ट्रायल बैलेंस टैली करता है, बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना करे देन to match the trial balance we open a new account that is known as suspense account। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, उसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है तो डिफरेंसिंग फिगर डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखेंगे। तो बच्चे अगर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। सस्पेंस के अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन बच्चे इससे रिगार्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब सस्पेंस का डेबिट बैलेंस रहेगा तब उसे कहाँ शो करते हैं? तो जब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो उसे बैलेंस शीट के असेट साइड शो करेंगे। मीन्स डेबिट बैलेंस जब रहेगा तो बैलेंस शीट के असेट साइड, और जब सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड शो करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है तो उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे, और सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो वन बाय वन हम रीड करते हैं। पहला ऑप्शन, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। बैड डेप्ट का जो रिजर्व है, बैड डेप्ट का जो प्रोविजन है वो हम डेटर्स पे बनाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मीन्स हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इट इज
टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चे जब ट्रायल बैलेंस में रहेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो वो लाइबिलिटीज है और वो जाएगा केवल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इफ अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इट इज नॉट टेकन इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चे जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहता है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं बल्कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है तब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड, बट जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसे ट्रेडिंग में नहीं लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, तो ये भी फॉल्स नहीं है। आगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। अब बच्चे यहाँ पे हमने जब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, उसका एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का एंटीसिपेशन करना है बट होने वाले गेन का एंटीसिपेशन नहीं करना है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम है उस पे वैल्यूएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइयर दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी डिस्कस किया 61, 62, 63। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज मेड फॉर, ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी डिडक्टेड इन द बैलेंस शीट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड फ्रॉम द इन्फ्लेटेड प्राइस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रीसिएशन करते हैं और उस डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इन अकाउंटिंग ईयर विल बी डिडक्टेड इन दी बैलेंस शीट, उस प्रोविजन को बैलेंस शीट में से घटाएंगे। आखिर एसेट्स के किस प्राइस में से घटाएंगे? जो प्राइस बुक में रिकॉर्डेड है, या मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस रेट है, या ओरिजिनल वैल्यू जो था जिस पे हमने परचेज किया था, या इन्फ्लेटेड प्राइस। तो आप जान लो कि जब भी डेप्रीसिएशन हम एसेट्स में से माइनस करते हैं और जो डेप्रीसिएशन हम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो एसेट्स के बुक वैल्यू में से माइनस करते हैं। ये बात जान लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अ मशीन इज परचेज्ड, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹50,000, हमने 50,000 में एक मशीन परचेज किया। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को बच्चे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। मीन्स हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, मीन्स यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर, 10 साल मशीन चलेगा। रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, मीन्स स्क्रैप वैल्यू मशीन का 10,000 है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि एनुअल डेप्रीसिएशन कितना होगा। पहले आप जान लीजिए एनुअल डेप्रीसिएशन कितना होगा। एनुअल डेप्रीसिएशन के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, तो टोटल 40,000 डिवाइडेड बाई 10, 4,000 एनुअल डेप्रीसिएशन हुआ। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100, तो 8%। दिस इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए कि हमें कहा मशीन का प्राइस 50,000 है,
स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन हो रहा है, 10 ईयर्स मशीन का यूजफुल लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। डेप्रिसिएशन का हमें बोला है रेट निकालने के लिए एनुअली कितना % डेप्रिशिएट कर रहा है। तो हम सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें कि प्रत्येक साल डेप्रिशिएट कितना कर रहा है। तो इसके लिए हमने ओरिजिनल कॉस्ट लिया 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 अपॉन 10 मीन्स 50,000 मशीन का दाम था। 10 साल बाद जब मशीन को बेचेंगे तो 10,000 मिल जाएगा। इसका मतलब 10 साल में मशीन डेप्रिशिएट कितना किया, 40,000। 10 साल में 40,000 तो ईच ईयर 4,000। ओके, अब ये कितना % हर साल डेप्रिशिएट कर रहा है, तो 4,000 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 इंटू 100 8% आया। अब जब हम चेक कर लेते हैं कि 50,000 का 8% 4,000 आएगा और 4,000 एनुअली डेप्रिशिएट कर रहा है, मीन्स दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। If preference shares are redeemed at premium, if preference shares are redeemed at premium, जब प्रेफरेंस शेयर को हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, रिडीम मीन्स उनका पैसा जब प्रीमियम पे वापस करेंगे कि जितना अमाउंट उनसे लिए थे उससे एक्स्ट्रा जब रिटर्न करेंगे रिडम्पशन के टाइम में, तो उसे कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। देन सच प्रीमियम में बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, जब प्रेफरेंस शेयर को हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो वो प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे। पहला ऑप्शन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तो नहीं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के बैलेंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम जब शेयर का फॉर फ्यूचर को हम रीइशू कर देते हैं तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस अकाउंट में नहीं होगा। शेयर प्रीमियम अकाउंट मीन्स सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाँ ये होगा, क्योंकि जब हम क्लास 12th में शेयर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज किस किस पर्पस के लिए करेंगे। तो हमें उसमें हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज करेंगे शेयर्स या डिवेंचर को जब प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो उस प्रीमियम पे वापस करने के लिए एसपीआर का यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हमें लग रहा है, ये नहीं होगा, ये लग रहा है। ओके, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नहीं ये भी नहीं होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नहीं ये भी नहीं होगा। दिस इज द राइट आंसर, शेयर प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर को कैंसिल करते हैं। कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, जब शेयर को कैंसिल करते हैं तो आपको मालूम है जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब शेयर को कैंसिल करते हैं फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब शेयर को फॉरफिट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करते हैं। फॉरफिटेड अमाउंट, नहीं ये नहीं होगा। कॉल्ड अप अमाउंट, हाँ ये लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। नॉमिनल वैल्यू, नहीं ये नहीं होगा। पेड अप वैल्यू, नहीं ये भी नहीं होगा। कॉल्ड अप वैल्यू, जब शेयर कैपिटल को हम कैंसिल करते हैं, फॉरफिट करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, उन शेयर्स पे अब तक जितना पैसा मांगा है वो इनटू नंबर्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर, अगर शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू करते तो उन प्रीमियम का यूज हम किन किन पर्पस में करेंगे। तो अभी हम बताए थे इशू ऑफ बोनस शेयर, ये होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं ये नहीं होगा। ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, नहीं, नन ऑफ द ये, दिस इज द राइट आंसर, इशू ऑफ बोनस शेयर। नेक्स्ट है आफ्टर द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, जब डिबेंचर का रिडम्पशन कर देंगे। बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इज ट्रांसफर टू, जब डिबेंचर का रिडम्पशन कर देते हैं तो सिंकिंग फंड मीन्स डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जब डिबेंचर का रिडम्पशन कर देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं। सेक्रेटरी रिजर्व, नहीं। जनरल रिजर्व इज द राइट आंसर। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, नन ऑफ द थ्री। अब हम देखिए आंसर को एलिमिनेट करना सीखेंगे।
ओनर ऑफ द कंपनी तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स नहीं होते। तो ये आंसर छट गया, ये नहीं होगा। कस्टमर, क्या डिवेंचर होल्डर्स कस्टमर होते हैं? नहीं। हम जानते हैं कि कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है क्योंकि वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, द गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है, इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। अब न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में विड्रॉ करेगा? तो पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, ये तो होगा नहीं। ओल्ड रेशियो कम चांस लग रहा है अभी पे। हम जानते हैं कि न्यू पार्टनर्स जो गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जनरली उसी रेशियो में वो विड्रॉ भी करते हैं। तो हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को सर्च करें, न्यू तो होगा नहीं, कैपिटल भी नहीं होगा, इक्वली भी नहीं होगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो हम जानते हैं कि जब रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिखे तो पहले सैक्रिफाइसिंग लगाइएगा और सैक्रिफाइसिंग अगर ना दिखे तब ओल्ड लगाइएगा, तब दिस इज द राइट आंसर, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई जेड क्या है? पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 है, 2/5 है, 1/10 है। जरा हम इस प्रॉफिट को बेस इक्वल कर दें, 1/2, 2/5 और 1/10, 5:2, 4:1 ये रेशियो है। ओके, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ एक्स रिटायर? अगर एक्स रिटायर कर जाता है, एक्स रिटायर कर जाएगा तो बचा कौन? वाई और जेड। वाई और जेड का रिमेनिंग शेयर क्या बन जाएगा? 4:1। दिस इज द राइट आंसर। सिंपल है, क्योंकि हम पढ़े रिटायरमेंट के टाइम में कैसे रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर निकालेंगे। जब एक्स रिटायर कर गया तो एक्स का शेयर हटा दीजिए, बचा वाई का शेयर 4:, वाई और जेड का 4:1। दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के। क्वेश्चन नंबर 73, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा या जब किसी पार्टनर का फर्म में डेथ होगा, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन दी। कहता है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा या जब किसी का डेथ होगा तो फर्म में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, उसको पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं। अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उस पर पुराने प्रॉफिट पे उसका भी राइट है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होगा ही नहीं। कैपिटल रेशियो नहीं, ये भी नहीं होगा। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो विल बी द राइट आंसर। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हम शेयर करते हैं। ध्यान सुन लीजिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करे या जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उससे पहले का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है उस पर सभी पार्टनर्स का राइट होता है, इसलिए इसे हम ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक is ₹20,000. Dividend of ₹1,000 collected by bank but entered in the cash book as ₹100. The cash book balance is। बच्चे ये क्वेश्चन BRS का है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है। हमें कह रहा है कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹20,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? BRS का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, प्लस आइटम और माइनस आइटम, ये पर्टिकुलर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस है कितना? 20,000। ओके,
आपने डिविडेंड 1000 कलेक्ट किया, बैंक में आया 1000, बट कैश बुक में 100 रुपया ही रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब जिस आपका बैलेंस दिया है पासबुक का 20,000, तो पासबुक को राइट हैंड मान लीजिए, कैश बुक को लेफ्ट हैंड मान लीजिए। अब आपको डिविडेंड मिला 1000, तो आपके बैंक पासबुक में 1000 आ चुका है, बट कैश बुक में 100 रुपया ही रिकॉर्ड हुआ है बच्चे। इट मीन्स कैश बुक में 900 रुपया कम रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब 900 से आपका पासबुक क्या है, ज़्यादा है। बराबर करने के लिए 900 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स डिविडेंड जो कम रिकॉर्ड हुआ है वो 900 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 19,100 बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, 19,100 हमें आंसर में खोजना है, ये है। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया तो फिर से समझिए दूसरा मेथड। ये मान लो पासबुक है और ये मान लीजिए कैश बुक है। अब मान लीजिए कि पासबुक में बैलेंस 20,000 है, अभी 20,000 है, और ये कह रहा है कि जब 1000 डिविडेंड आया है बैंक पासबुक में तब पासबुक का बैलेंस 20,000 है, और कैश बुक में 100 रुपया ही रिकॉर्ड हुआ है, 900 कम रिकॉर्ड हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पासबुक से कैश बुक में 900 कम बैलेंस होगा। इसका मतलब 19,100। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? लेजर? नहीं, लेजर तो कभी नहीं है। ये पार्ट ऑफ कैश बुक, थोड़ा सा यहाँ पे हमें सस्पेंस। आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। और सेपरेट स्टेटमेंट, अब ये जब सेपरेट स्टेटमेंट दे दिया तो यहाँ पे चांस नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसलिए हम बोले थे थोड़ा सा सस्पेंस है क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, इसलिए हम यहाँ पे बोले थे कि अगर ऐसा सेपरेट स्टेटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते इसके बारे में, बट ये दे दिया तो ये नहीं होगा। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, नहीं, जर्नल से कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, अ सेपरेट स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, अ सेपरेट स्टेटमेंट, दिस इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज डिस्कस किया BHU BCom 2019 का ओरिजिनल टेस्ट पेपर का अकाउंटेंसी सेक्शन का 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। और आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। अगर आ गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। कमेंट में ये बात बताइएगा कि सर सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया। और अगर नहीं आया है, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको पर्सनल नंबर आपको मैं दे देता हूँ, जिस पे आप कॉल करके अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। अकाउंटेंसी से रिगार्डिंग इसमें कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 8676080858। आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। ये सर्विस आपको मिलेगा निःशुल्क, इसके लिए कोई चार्जेज हम आपसे नहीं लेंगे। हाँ, आपसे थोड़ा सा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। वो सपोर्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कि सब कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे लॉकडाउन में अगर वीडियो उनको कहीं से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे और आपके सपोर्ट से वो भी आगे बढ़ पाएँ, उनको भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके, वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल मिलते हैं 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। और अगर आप और भी किसी सेक्शन का पेपर डिस्कस चाहते हैं कि सर करे वीडियो के माध्यम से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन में अनलॉकिंग के फेज में हमारा देश है।
तो हमें संक्रमण से बचना है। अपना ख्याल रखिएगा, हाथ बार बार धोते रहिएगा और खांसते और छींकते लोगों से सावधान रहिएगा। टेक केयर, थैंक यू।